हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और हाजिर हूँ मैं आज करंट अफेयर्स के डेली अपडेट के साथ। जी हाँ, ये वो टॉप क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है प्रणय कुमार वर्मा को। जी हाँ, प्रणय कुमार वर्मा बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब बढ़ते इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। 1994 बैच के IFS अधिकारी प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत के अगला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। प्रणय कुमार वर्मा वर्तमान में उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी का स्थान लेंगे, यानी कि इस समय बांग्लादेश के उच्चायुक्त दोराईस्वामी हैं जिनका ये स्थान लेने वाले हैं। अब आगे देखते हैं कि इसके साथ ही 1994 बैच के IFS अधिकारी संदीप आर्य को वियतनाम में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है? क्वेश्चन भी फिर से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है? हमारा जवाब है गांधीनगर। जी हाँ, अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन के बारे में और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को विकसित और विनियमित करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में हुई थी। यानी कि आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि IFSCA की स्थापना कब हुई थी, IFSCA की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा अप्रैल 2020 में। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ते चलिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, जिसे हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, तो विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 30 जुलाई। 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। यानी कि 30 जुलाई का दिन UN की तरफ से प्रपोजल है कि उस दिन हम लोग विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाएंगे। महासभा ने मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की UN महासभा में 30 जुलाई के दिन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उन पर बात करते हैं और उन पर रोकथाम लाने के बारे में विचार विमर्श करते हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 से आरंभ किया गया था। अब इसमें सवाल ये उठता है कि विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो आपका जवाब होगा सन 2013 से, जिसे वर्ष 2010 में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पारित किया गया था। लेकिन ये पारित कब किया गया था? तो आपका जवाब होगा 2010 में। 2010 में इसे पारित किया गया है, 2013 से मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 30 जुलाई को मनाया जा रहा है। विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस 2022 की थीम प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं दुरुपयोग। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के दम पर बहुत कुछ होता जा रहा है, तो उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है कि टेक्नोलॉजी के दम पर हम लोग देखते हैं फ्रॉड किया जाता है, कि नौकरी का झांसा दिया जाता है, या किसी भी तरह से डार्क वेबसाइट या किसी भी तरह से लोगों को ब्लैकमेल करके उन्हें अपने जाल में फंसाया जाता है, फिर उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। तो उसी से रिलेटेड ये हमारा थीम बन गया है प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कौन से विश्व कप की मेजबानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी दी है? जी हाँ, इस सवाल को फिर से समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कौन से विश्व कप की मेजबानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी दी? यानी कि ऐसा कोई विश्व कप है जो भारत में आयोजित होने वाला है, उसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी दी है। तो जी हाँ, हमारा आंसर होगा फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप। जी हाँ, फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 2022 आयोजित होने वाला है भारत में। तो फीफा तो हम लोग जानते हैं फुटबॉल से रिलेटेड है, तो लिखनी हो किस लिए रहा है? अंडर-17 महिलाओं के लिए,
कब आयोजित होने वाला है? 2022 में। इसके लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज को मेजबानी की मंजूरी दे दी गई। हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी दी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह टूर्नामेंट कब आयोजित होने वाला है? यह टूर्नामेंट 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक कब आयोजित होने वाला है? अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक 3 शहरों में, भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित होने वाला है 11 से 30 अक्टूबर तक किन शहरों में? भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में। यह इस टूर्नामेंट का 7वां संस्करण होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत में आयोजित होने वाला है, 11 से 30 अक्टूबर में होगा और ये इसका 7वां संस्करण होगा। इस क्वेश्चन के आपको सारे पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये भारत में होने वाला है, तो किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट। यह पहली बार होगा जब भारत फीफा महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। देखिए, जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है तो वो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ऐसा जब कुछ ग्लोबल इवेंट होता है और हमारे देश में होने वाला होता है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बार जल्दी से रिपीट करते हैं इसके छोटे छोटे पॉइंट्स। हमारे यहाँ अब 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप आयोजित होने वाला है। कहाँ होगा? भारत के 3 शहरों में, भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में। यह इस टूर्नामेंट का 7वां संस्करण होगा और ये भारत में पहली बार होने वाला है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने देश में 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया है? जी हाँ, जैसे मानवों की ह्यूमंस की जनगणना होती रहती वैसे ही कृषि जनगणना भी होती है। तो इस बार ये जनगणना प्रारंभ हो चुकी है। अब ये पूछा जा रहा है इसको किया किसने? तो किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया है। तो हमारे केंद्र कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है और उन्होंने देश की 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया है। यह पहली बार होगा जब स्मार्टफोन और टैबलेट पर कृषि गणना के लिए डेटा संग्रह किया जाएगा। यहाँ देखिए, वैसे भी भारत डिजिटल होता जा रहा है तो हर चीज़ को डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही। तो जो कृषि जनगणना है इसको भी डिजिटल किया जा रहा है। अब इसकी जनगणना जो है स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए की जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने डेटा संग्रह पोर्टल ऐप भी लॉन्च किया है और जनगणना के लिए परिचालन दिशा निर्देशों पर हैंडबुक जारी की है। कृषि संगणना फसलों की मैपिंग में भी योगदान देगी। अब इसका एक फ़ायदा क्या है कि ये जो जनगणना होगी ये फसलों की मैपिंग में भी योगदान करेगी। तो कृषि जनगणना हर 5 साल पर आयोजित की जाती है। कृषि जनगणना के लिए फील्ड वर्क अगस्त 2022 में शुरू होगा। देखिए, आज 2 अगस्त हो ही गया है तो हम लोग देख सकते हैं अगस्त से ही इसका फील्ड वर्क स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त 2022 से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश की नौसेना को 2 नए MH, देखिए ऐसे लिख दीजिए MH-60R, अब आप समझ पाएंगे, 2 नए MH-60R मल्टी रोल वाले हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। तो ये किसने लिए हैं? तो ये ऑब्वियसली हमारे देश भारत ने लिए हैं। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय नौसेना को 2 नए MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। अमेरिकी वायुसेना के विशेष विमान असाइनमेंट मिशन फ्लाइट ने, देखिए असाइनमेंट है, इसका नाम है मिशन फ्लाइट, माफ करिएगा, अमेरिकी वायुसेना ने विशेष विमान असाइनमेंट मिशन फ्लाइट ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर को पहुंचाया। तो ये कहाँ पहुंचाए गए हैं आपको याद रखना होगा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। तो यहाँ इस असाइनमेंट का नाम क्या था? मिशन फ्लाइट। कहाँ पहुंचाए गए हैं? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हेलीकॉप्टर 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का हिस्सा होंगे। 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का हिस्सा होंगे, जिन्हें 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से खरीदा गया है। जी हाँ, इनकी लागत क्या है? 14,000 करोड़। ये किसका हिस्सा होंगे? 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों का। लेकिन अभी तक ये आए कितने हैं? जी हाँ, 3 आए हैं। आने कितने हैं? 24 आने हैं। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
2021 में भारतीय नौसेना के चालक दल को प्रशिक्षित करने के लिए अमेरिका द्वारा दिए गए पहले 3 हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है। जहाँ 2021 में भारतीय नौसेना को 3 हेलीकॉप्टर पहले ही सौंपे जा चुके हैं, अब और एक खेप आने वाली है। 22 अगस्त 2022 को एक और हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होनी है। नेक्स्ट पॉइंट है 2025 तक सभी 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी हो जाएगी। यहाँ टोटल 24 आने वाले हैं, जिनमें से 3 2021 में आ चुके हैं। 22 अगस्त 2022 को एक और हेलीकॉप्टर आने वाला है और 2025 तक टोटल 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में जारी कांतार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड पिछले 10 सालों से भारत का नंबर 1 फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड बना हुआ है। यह मतलब आपसे ओवरऑल ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ब्रांड है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, यानी उपभोक्ताओं द्वारा सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं अमूल, ब्रिटानिया प्लस, पार्ले, क्लिनिक प्लस। तो आपका आंसर है पार्ले बिस्किट। जी हाँ, कहने के तो मार्केट में बहुत सारे बिस्किट आते हैं, लेकिन असलियत में तो पार्ले बिस्किट है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा पार्ले बिस्किट ही बांटे गए थे। तो लेकिन ये बात पिछले 10 सालों की है कि पार्ले बिस्किट ने इतना कुछ सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग बिस्किट बना हुआ है या फिर फूड आइटम बना हुआ है। तो अब देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। कांतार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार बिस्किट ब्रांड पार्ले 10 सालों से भारत का नंबर 1 फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड बना हुआ है। जी हाँ, पिछले 10 सालों से। कांतार की कंज्यूमर रिच पॉइंट CRP के आधार पर कंज्यूमर CRP यानी कंज्यूमर रिच पॉइंट के आधार पर 2021 में सबसे ज़्यादा चुनी जाने वाली FMCG ब्रांड को शामिल किया गया। यानी कि जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए गए हो उनकी एक सूची बनी थी, उसमें इसे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले थे। तो 2020 की तुलना में 2021 में पार्ले ने कंज्यूमर रिच पॉइंट में 14% की बढ़ोतरी की है। पार्ले बिस्किट के बाद इस लिस्ट में अमूल, जी हाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि सेकंड नंबर पे अमूल आ रहा है, फिर ब्रिटानिया प्लस, फिर क्लिनिक प्लस, टाटा और फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट शामिल है, यानी नंबर 1 पे हमारा पार्ले बिस्किट आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका जवाब है विश्व रेंजर दिवस। विश्व रेंजर दिवस प्रतिवर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं विश्व रेंजर दिवस के बारे में। देखिए डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको 1 बाय 1 एक एक करके सब याद करते चलना चाहिए, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इसके बारे में। विश्व रेंजर दिवस प्रतिवर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किए गए कार्य को जश्न मनाने के लिए किया जाता है। तो यानी किन के लिए किया जाता है? वो जो मारे गए या घायल रेंजरों की याद में दुनिया के प्राकृतिक, यानी कि देखिए बहुतों की ड्यूटी लगाई जाती है कि जो हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत हैं उनके बचाव के लिए। लेकिन कुछ जो उनकी तस्करी करने वाले लोग होते हैं, जब उनके बीच मुठभेड़ होती है तो कुछ लोग मार दिए जाते हैं, तो उनके याद में ये डे मनाया जाता है, विश्व रेंजर दिवस। विश्व रेंजर दिवस उनके महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है, जो पर्यावरण अभियान से लेकर शिक्षा तक है। देखिए कई अलग अलग मुद्दों पर दिया जाता है, जैसे पर्यावरण अभियान हो या चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर कुछ अमूल धरोहरों को बचाए रखने के लिए हो। 1992 में 31 जुलाई के दिन इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 31 जुलाई को हुई थी। याद करने वाली बात है कि इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1992 31 जुलाई को। विश्व रेंजर दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेंजर महासंघ द्वारा बनाया गया और पहली बार 2007 में आयोजित किया गया था। पहली बार आयोजित कब किया गया था? 2007 में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व गृह मंत्री RJ लिंगदो का निधन हो गया? जी हाँ, देखिए पूर्व गृह मंत्री थे RJ लिंगदो, जिनका निधन हो गया है। तो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? जी वो मेघालय के थे। जी हाँ, 7 सिस्टर में से एक हमारा स्टेट है मेघालय। अब जान लेते हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स। मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और वयोवृद्ध राजनीतिक RJ लिंगदो का शिलांग में निधन हो गया। वो 62 वर्ष के थे। उन्होंने 1998 से 2008 तक 2 बार लाई तुम खारा, जी हाँ आपको ये नाम थोड़ा सा याद करने लायक है, लाई तुम खारा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं।
तो देखिए पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं और एक यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनके बारे में जान लेना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सवाल। आई होप सो कि आपने इन क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से सुना होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।